हाई कोर्ट एलडीसी के लिए हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के रूप में। दूसरी क्लास 4 हम लेकर आ चुके हैं और हम 100 में से 100 मार्क्स गेन करेंगे इन क्लासेस के थ्रू। तो दोस्तों, अब तक हमने नदियाँ पढ़ी थी। नदियों में हमने अब तक का जो भी लास्ट के वीडियो में हमने सब कुछ जान लिया था। इसके बाद हम आज शुरू करते हैं जल की उपयोगिता। दोस्तों, राजस्थान में नदियों के जल का सर्वाधिक उपयोग पेयजल एवं सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जैव विविधता संरक्षण आदि में किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही क्रम देख लेते हैं। चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, साबरमती नदी और लूणी नदी। यानी कि क्या देखना है हमें, राजस्थान की नदियों का सही क्रम किस दृष्टि से जल की उपयोगिता की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज़ किस नदी के जल का यूज़ किया जाता है? चंबल नदी के जल का यूज़। फिर दूसरे नंबर पे बनास नदी का जल यूज़ किया जाता है। तीसरे पे माही नदी का जल यूज़ किया जाता है। चौथे पे साबरमती और पांचवे पे लूणी नदी। ये क्रम हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में अपवाह तंत्र। दोस्तों, राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है वो 3 तरीके का अपवाह तंत्र है। एक तो आंतरिक अपवाह तंत्र, जिसमें राजस्थान 60% हमारे यहाँ पर अब आंतरिक अपवाह तंत्र है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र जो 24% है। तीसरा है अरब सागरीय तंत्र 16% है दोस्तों। तो ये राजस्थान में अपवाह तंत्र 3 प्रकार के हैं: आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र। आगे देख लेते हैं। पहले नंबर पे है आंतरिक प्रवाह तंत्र। बढ़ते हैं। वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है परंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। दोस्तों, आंतरिक अपवाह तंत्र क्या है कि उद्गम स्थल तो हमारा फिक्स है, निश्चित है कि भैया यहाँ से जो नदी स्टार्ट हो रही है, लेकिन समाप्त कहाँ हो जाती है हमें पता ही नहीं लगता। तो वो हमारा आंतरिक प्रवाह तंत्र कहलाता है दोस्तों। तो ऐसा जो ये तंत्र है आंतरिक प्रवाह तंत्र, ये भारत में केवल राजस्थान में ही मिलता है। यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र जो है हमारा प्रवाह तंत्र है, ये राजस्थान की विशेषता है। और ये आंतरिक प्रवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा 60% अपवाह तंत्र है दोस्तों। आंतरिक प्रवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा यानी कि 60% तंत्र है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। यानी कि आंतरिक नदियाँ कौन कौन सी है हमारी? घग्गर नदी हो गई हमारी आंतरिक प्रवाह नदी। दूसरी है कातली नदी हो गई। तीसरी कांकनी नदी हो गई। चौथी हमारी साबी नदी हो गई। पांचवी रूपारेल नदी हो गई। छठी रूपनगढ़ नदी हो गई। सातवीं खारी हो गई, खंडेला हो गई, ढूंढ नदी हो गई और हमारी मेधा नदी हो गई। दोस्तों, हमारी कौन कितनी कितनी नदियाँ हो गई? घग्गर नदी, कातली नदी, काकनेर नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, खंडेला नदी, ढूंढ नदी और मेधा नदी। दोस्तों, इस तरीके से हमारी आंतरिक प्रवाह की ये नदियां हैं। तो हम एक एक करके आज इनको जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं घग्गर नदी को। दोस्तों, घग्गर नदी जो है उसका अन्य नाम क्या क्या है? दोस्तों, घग्गर नदी को इन नामों से भी जाना जाता है। क्या है? इंडो ब्रह्मा नदी, शिवालिक नदी, मृत नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, द्वैस्वती नदी। यानी कि घग्गर नदी के जो अन्य नाम है द्वैस्वती, प्राचीन सरस्वती, मृत नदी, शिवालिक नदी और इंडो ब्रह्म नदी। दोस्तों, देख लेते हैं इसको। पहले हम जो घग्गर नदी है उसको डायग्राम के थ्रू जान लेते हैं, फिर बाद में हम पढ़ेंगे उसको विशेषताओं के रूप में। तो दोस्तों, जो घग्गर नदी है हमारी वो कहाँ से शुरू होती है? शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और हनुमानगढ़ में कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, सॉरी, राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से। और फिर कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता इसके किनारे पे है। और ये यहाँ से चलते हुए हनुमानगढ़ से होते हुए गंगानगर होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। यानी कि दोस्तों, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है ना हिमाचल प्रदेश में, तो जो इसका पानी है ना फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। वैसे तो राजस्थान में लुप्त नदी है, लेकिन इसका जब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर हकरा जो प्रवाह फोर्ट अब्बास तक पानी चला जाता है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और हनुमानगढ़ में से नाली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घग्गर नदी की विशेषताएं। घग्गर नदी की विशेषता देख लेते हैं। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यानी कि ये सबसे लंबी नदी है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की।
आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जिसकी जो लंबाई है 465 किलोमीटर। घग्गर नदी द्वारा हनुमानगढ़ और गंगानगर में मैदान की पाट, नाली या पाट कहा जाता है। जो मैदान होता है उसे पाट कह दिया, और हनुमान में स्थित भाषा में इसे नाली कहा जाता है। दोस्तों क्या है, देखो, घग्गर नदी द्वारा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में निर्मित मैदान को पाट कहते हैं, यानी कि गंगानगर हनुमान में जो सम्मिलित रूप से जो मैदान बनता है उसे तो हमने क्या बोल दिया, पाट कह दिया। ठीक है, हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में नाली कह देते हैं, तथा पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है, यानी कि जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में सम्मिलित रूप से पाट कह देते हैं, इसे हनुमानगढ़ में सिर्फ नाली कह देते हैं, और पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा व रंगमहल सभ्यता है स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा और रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी हो गई, घग्गर नदी, और कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। तो हिंदू घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता का स्थल है दोस्तों, यानी घग्गर नदी के किनारे जो ये सभ्यता स्थल है, कालीबंगा रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसे कांस्ययुगीन की सभ्यता भी कहते हैं, ये भी घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक विशेषता और कि घग्गर नदी का मैदान सर्वाधिक कृषि संभावना वाला क्षेत्र है। किसके लिए क्षेत्र है ये, आंतरिक प्रवाह में, ये भी हो गया। ठीक है, हनुमानगढ़ में नाली भेड़ की नस्ल पाई जाती है। दोस्तों देखो, नाली अभी हनुमानगढ़ में, इसको प्रवाह क्षेत्र को भी बोल दिया था, और भेड़ की नस्ल जो है वो नाली भी हनुमानगढ़ में ही पाई जाती है। और सर्वाधिक दूध देने वाली गाय राठी नस्ल भी घग्गर के मैदान यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में ही पाई जाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया नाली और भेड़ जो भी नस्ल है भेड़ की, वो हनुमानगढ़ में पाई जाती है, और जो राठी नस्ल है जो कहाँ पाई जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ के जो घग्गर नदी का जो मैदान है, पाट स्थल है, वहाँ पे पाई जाती है। और राठी नस्ल सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों घग्गर नदी के किनारे भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब कातली नदी देख लेते हैं। कातली नदी शेखावटी प्रदेश की मुख्य नदी। दोस्तों शेखावटी प्रदेश की जो मुख्य नदी है, शेखावटी प्रदेश की जो मुख्य नदी है वो कातली नदी है। दोस्तों तो अब ये देख लेते हैं कातली नदी कहाँ से कहाँ तक रन करती है। तो दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से है। तो कातली नदी कहाँ से उद्गम है, खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है, और ये सीकर होते हुए झुंझुनू जाती है। और इसके जो इस नदी के किनारे भी दो सभ्यताएं हैं। एक तो हो गई सुनारी सभ्यता जो कि खेतड़ी झुंझुनू में है, और ये दूसरी हुई गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर में है। दोस्तों और इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। कातली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर। दोस्तों कातली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कितनी, 100 किलोमीटर बहती है। कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। दोस्तों कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, यानी तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार जो है वो तोरावाटी। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहा जाता है, तो कातली नदी का। ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कितनी है, कौन है, कातली नदी। और कितने किलोमीटर बहती है, 100 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इन्हें हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, झुंझुनू में 2 बार ऐसी कौन सी नदी है झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो भी हमारी कौन सी नदी होगी, कातली नदी होगी। दोस्तों कातली नदी यहाँ कंप्लीट होती है। आगे हम दूसरे देखते हैं, काकने नदी। काकने नदी के 2 अन्य नाम भी है, एक तो हो गया मसूरदी नदी और दूसरी होगी काकनी नदी। मसूरदी और काकनी नदी जो है वो काकनी नदी हो गई। और इसका आप देख लेते हैं उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ जाके ये बुझती है। ठीक है दोस्तों, तो कोटा की पहाड़ी जैसलमेर से इसका उद्गम है। दोस्तों और ये बुझिल जैसलमेर यानी कि एक ऐसी एकमात्र नदी है जो एक जिले में ही बहकर वहीं पे समाप्त हो जाती है। सिर्फ जैसलमेर से रिलेटेड जो नदी है वो हमारी काकनी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो भी जैसलमेर ही है, और जो समागम स्थल है वो भी क्या नाम से, जैसलमेर ही है। दोस्तों तो काकनी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, यानी कि 17 किलोमीटर तक ही बहती है, क्योंकि एक ही जिले में बह रही है, तो ये सिर्फ जैसलमेर बहती है।
तो काक नदी राजस्थान की सबसे छोटी नदी है और जैसलमेर में मीठे झील की बुझ झील का निर्माण करती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो काकने नदी करती है। आगे बढ़ते हैं, साबी नदी देख लेते हैं। दोस्तों साबी नदी यह अलवर जिले की मुख्य नदी है, इसका हम देख लेते हैं उद्गम। ठीक है, साबी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा में जाती है। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, हरियाणा तक जाती है। कौन सी नदी है, जो साबी नदी है। कहाँ से स्टार्ट होती है, ये जयपुर की सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर से इसका उद्गम स्थल है साबी नदी का, और ये अलवर होते हुए हरियाणा पहुँच जाती है। तो ऐसी नदी जो सिर्फ हरियाणा में जाती है, एकमात्र नदी है, वो हमारी कौन सी होगी, साबी नदी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो डिफरेंट नाम है वो है रूपनारायण नदी, लसावरी नदी और वराह नदी। यानी कि लसावरी नदी और रूपनारायण जो नदी है वो रूपारेल नदी को ही कहा जाता है। दोस्तों तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है इन तीनों नामों में, वराह नदी, रूपारेल नदी, लसावरी नदी, रूपारेल नदी, रूपनारायण नदी, रूपारेल नदी। ये तीनों नाम पूछे जा सकते हैं क्योंकि नई चीज़ है तो ये ओबियसली पुट हो सकती है। ठीक है, तो अलवर इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियाँ से। दोस्तों जो रूपारेल नदी है उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। ये अलवर से होते हुए भरतपुर और क्या नाम से नौ सभ्यता इसके किनारे है। दोस्तों मोती झील बांध भी इस नदी के किनारे है। तो ये भरतपुर की लाटनाई किसे कहा जाता है, मोती झील बांध को, जो कौन सी नदी के किनारे है, रूपारेल नदी के किनारे। रूपारेल नदी के से संबंधित जिले कौन कौन से, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया। इस पर जो रूपारेल नदी पे दो सभ्यताएं हैं, लोहागढ़ सभ्यता और क्या नाम से नौह सभ्यता। दोस्तों तो लौह युगीन सभ्यता कौन सी है, नौह सभ्यता। इससे एक नहर निकाली गई है, सुजान गंगा चैनल नहर। आगे बढ़ते हैं, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी अजमेर और जयपुर से रिलेटेड है। पहली बात तो कि ऐसी नदी जो अजमेर और जयपुर से रिलेटेड है वो कौन सी होगी, रूपनगढ़ नदी। ठीक है, रूपनगढ़ नदी का कहाँ से कहाँ उद्गम और कहाँ समागम होता है, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, जयपुर में। दोस्तों जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ स्थित है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर ये जयपुर में होते हुए सांभर झील से निकलते हुए अजमेर के सलीमाबाद तक पहुँचती है, जहाँ पे अब ये सलीमाबाद है। यहाँ से आपको एक चीज़ याद होगी, सलीमाबाद जो कि अजमेर में स्थित है, यहाँ पर निम्पाक समुदाय की प्रधान पीठ है, जो कहाँ है, सलीमाबाद अजमेर में है। और रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन सी संप्रदाय की पीठ है, तो वो हो गया हमारा निम्पाक समुदाय की। दोस्तों सांभर झील में कौन सी नदी मिलती है, तो रूपनगढ़ नदी मिलती है। मेथा नदी भी मेथा नदी भी इसी के आसपास रहती है। तो दोस्तों मेथागढ़ जो नदी है वो भी जयपुर में ही है, तो मेथा नदी भी पढ़ लेते हैं, ये जयपुर में है। इसे मेडा मथाई नदी भी कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।